आज हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, दैट इज स्टेबिलिटी पार्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, गेट पॉइंट ऑफ व्यू, सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू एंड ईएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. So we study in a combined format. So this is our lecture 1, polar plot and Nyquist plot. Before studying Nyquist plot, you have basic idea about polar plot. In books, polar plot is a separate chapter, Nyquist plot is a separate chapter. But I deliver you lecture on a combined format. So first I study polar plot and then go to the concept of Nyquist plot. If you completed polar plot, then almost 80% of Nyquist plot has been completed. बस इसके बाद कुछ स्टेप्स होता है, एक दो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन वो उसका Nyquist plot बन जाता है. Before start polar plot, we have some basic idea about complex number. So what is complex number? So now let a complex number z equal to x1 plus y1, where x1 is the real part, y1 is the imaginary part. If you find the magnitude mod square root x1 square, real part square plus imaginary part square. If you find angle, then this is tan inverse mod of y1 by x1. This gives acute angle. Acute angle means थीटा इसका 0 और 90 के रेंज में रहेगा, 90 डिग्री के रेंज में, 90 डिग्री. तो क्या ये इसका एक्चुअल एंगल हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट एक्चुअल एंगल. एक्चुअल एंगल मींस एंगल मेजर्ड फ्रॉम द रियल एक्सिस. रियल एक्सिस से जो मेजरमेंट होगा उसको हम एक्चुअल एंगल बोलेंगे. तो कैसे इसको निकालेंगे? टू फाइंड एक्चुअल एंगल वी हैव टू चेक दिस क्वाड्रेंट पोजीशन. मींस ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, ये मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसको एक हम एग्जांपल से देखेंगे कैसे हम लोग करते हैं. तो अब इसका प्लॉट कैसे होगा? सो टू रिप्रेजेंट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर in a complex length, we take real axis, this is imaginary axis, है ना. जैसे कि आपको तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x1 पोजीशन दिखा देते हैं और ये y1 पोजीशन दिखा देते हैं, है ना. ये नंबर आपको मिल जाएगा x1, this is y1, x1 और this is y1, ये आपका z है. दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये पोलर कोऑर्डिनेट में हम लोग क्या करते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो मैग्नीट्यूड और इसका थीटा के फॉर्म में, r थीटा के फॉर्म में. तो जो r होता है, r इज नथिंग बट इट्स मैग्नीट्यूड. जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है इसको आप r बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड. इसी मैग्नीट्यूड को r लिखा है और दिस इज एंगल थीटा. तो पहले हम क्या करेंगे? एंगल थीटा बना लेंगे. थीटा माने 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री का एंगल बना लेंगे. उस पे ये जो r का वैल्यू मैग्नीट्यूड, उसको r ऑरिजिन से ऐसे कट कर देंगे. ऐसा करने से ये सेम पोजीशन मिलेगा. जिस यहाँ पे हम फाइंड करेंगे तो ये दिस बिकम्स थीटा और ये जो लेंथ है वो आपका r में हो जाएगा और r कितना आ जाएगा? स्क्वायर रूट. एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल. मान लेते हैं मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + 1 0, मैग्नीट्यूड निकालने से फॉर्मूला से यहाँ पे क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस रियल पार्ट में, तो ये आपको देगा √2. एंगल निकालेंगे तो इधर आपको tan इनवर्स 1/1 tan इनवर्स 1. तो थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? तो थीटा इज tan इनवर्स 1 बिलो 45 डिग्री. तो व्हाट इज एक्चुअल एंगल? सो एक्चुअल एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री. देखिए इसका क्वाड्रेंट जब मैं रखूंगा तो दिस इज रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट, राइट. तो रियल पार्ट कितना है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 1 रख दीजिए. इमेजिनरी पार्ट क्या है? +1, ये भी पॉजिटिव है. तो इसको जिसको इमेजिनरी पार्ट 0 मिला है इसको लीजिए. तो जे का पार्ट जो पॉजिटिव ऊपर दिखाएंगे, नेगेटिव तो नीचे दिखाएंगे. ये भी 1 हाइट दिखा देंगे. ये दोनों को कंबाइन करेंगे, ये पॉइंट वैल्यू मिलेगा. तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पोजीशन कौन सा क्वाड्रेंट में है? इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया. तो जो एक्यूट एंगल मिला वही आपका एक्चुअल एंगल होगा, बिकॉज जो एंगल का मेजरमेंट करते हैं वो भी कहां से करते हैं? रियल एक्सिस से. तो रियल एक्सिस से मेजरमेंट करिएगा तो यही एंगल आएगा, जो कि थीटा में आ रहा है. थीटा कितना है? 45 डिग्री. सो हियर
इफ क्वाड्रेंट पोजीशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन एक्यूट एंगल जो आएगा आपका कैलकुलेशन वही आपका सॉरी एक्चुअल एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं माइनस हो जाए तो क्या होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो रियल पार्ट स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, तो रियल पार्ट कितना हो जाएगा -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये उतना ही आएगा। मैग्नीट्यूड कोई चेंज नहीं होना वही आएगा। एंगल निकालेंगे तो मॉड ऑफ -1 और ये tan इनवर्स अब जानते हैं मॉड ऑफ एनी नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 सेकंड। एंगल तो कितना आ गया जी, थीटा का वैल्यू 30 आ गया, कितना 45 डिग्री। लेकिन क्या ये एक्चुअल एंगल होगा नहीं, दिस इज नॉट एक्चुअल एंगल। इसका एक्चुअल एंगल आप 45 कहेंगे देन यू आर रॉन्ग। तो कैसे बोले इसको कैसे फाइंड किया जाए, कुछ नहीं करना है, इसका पोजीशन चेक कर लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट पे जा रहा है। तो दिस इज ओरिजिन, रियल पार्ट, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पोजीशन देखेंगे -1 है, ओरिजिन है -1 कहां लिखा है, पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट कितना पॉजिटिव ऊपर जाएगा, ये 0 का एक्स जाएगा तो 1 है हो जाएगा। ये दोनों जहां पर कट करेंगे इसमें तो वही इसका पोजीशन हो जाएगा। सो दिस इज आवर पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट -1 1। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया जी, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो जो आप यहां से एंगल जो 45 मिल रहा है उसका एक्यूट एंगल मिल रहा है, इसका मेजरमेंट कहां से मिला, यहां से मिला। तो ये एंगल 45, दिस एंगल इज 45 degree, but we have to measure angle from real axis। हमको यहाँ से मेजरमेंट लेना है, तो आपको बता दो कितना होगा। तो we will know that टोटल एंगल कितना है, यहाँ से यहाँ तक एंगल हो जाएगा 180, 180 में से ये एंगल निकाला। तो एक्चुअल एंगल जब निकालेंगे देन एक्चुअल एंगल इस केस में कितना होगा, 180 डिग्री माइनस दिस एंगल इधर से आता है तो कितना आ जाएगा 135। So 135, दिस इज आवर एक्चुअल एंगल। तो यहाँ से जो मेजरमेंट होगा एंगल का 135, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप नहीं समझेंगे तो पोलर प्लॉट आप एक भी नहीं कर पाएंगे, तो ये बेसिक है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, इसको दिखाना है आपको, तो कैसे दिखाएंगे कि -1 एंगल। तो सबसे पहले क्या करना है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, उसके बाद फर्स्ट आपको एंगल बनाना है। एंगल कितना है 135, तो 135 का ये आपस केस होगा, ये 90 डिग्री है, इसके बीच से ही जाएगा। तो 135 का एंगल बनाना 135 डिग्री। अब क्या करेंगे उस 135 एंगल के साथ मैग्नीट्यूड कितना कट करना है, √2 1.4, यहाँ से √2 का मैग्नीट्यूड कट करना है। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ, अब देख पा रहे हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चल रहा था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, इस मेथड से चल रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। इसका रिप्रेजेंटेशन कितना है √2 एंड एंगल इज, इस पॉइंट को -1 भी कहा जा सकता है, कार्टेशियन में बोलेंगे इसको -1 1, और जब इसको पोलर में समझेंगे तो पोलर में इसी पॉइंट को बोला जा सकता है r थीटा के फॉर्म में, r का वैल्यू है √2 एंड एंगल इज 135। so this is polar representation, इसी को बोला जाता है पोलर फॉर्म। ये पोलर फॉर्म हमेशा वैसे ही चलेगा। अभी तक यहाँ पे क्या है नोट कीजिएगा, ये जो दोनों रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज ऑफ कांस्टेंट नेचर, ये कांस्टेंट है। जब हम एक्चुअल आ जाएंगे ट्रांसफर फंक्शन कंट्रोल सिस्टम में, ये दोनों पार्ट विल बिकम द फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का फंक्शन हो जाएगा, ओमेगा का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे कैसे अप्रोच किया जाए, वैसा टाइप के क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट होगा था, बिकॉज़ व्हेन यू फाइंड द एंगल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इस फॉर्म में था कि tan इनवर्स y by x के फॉर्म में था मॉडल। तो इसका पहले ग्राफ समझ लेते हैं, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है ना, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, क्या इसमें डी पॉइंट है, कहां पे स्टूडेंट फंसते हैं जाके, कहां गलती कर जाते हैं। तो ये क्या होता है ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, वी नो ऑल नो दैट tan इनवर्स x का, tan x का ग्राफ ड्रा करेंगे तो tan x का ग्राफ कैसा होगा, ये π/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज -π/2, ये हो जाएगा tan x का ग्राफ, tan x। tan इनवर्स करेंगे इसको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जब आपका वेन फॉर x
x जो वेरिएबल यहाँ पे अप्रोचेस इंफिनिटी, देन दिस अप्रोचेस पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री इसको बोलते हैं। आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, आप पुट करके देखिएगा 10 90 डिग्री, यहाँ पे तो जब x का वैल्यू इंफिनिटी रखिएगा तो इसका वैल्यू आ जाना चाहिए कितना 90 डिग्री, लेकिन ये 90 डिग्री आपको नहीं आएगा, पाई बाय 2 एग्जैक्ट नहीं आता। ये हो सकता है 89.9999 मींस हम क्या कर सकते हैं, दिस इज एसिम्प्टोटिक नेचर, मतलब इक्वल टू नहीं होगा, उसके पैरेलल होगा और इट इज क्लोज टू 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ इसका डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलरली यहाँ पे आएगा जब 10 इनवर्स -90 करें -π/2 तो उनको इक्वल टू -π/2 कहेंगे तो ठीक है, 10 इनवर्स -∞ वैल्यू हो जाएगा x का वैल्यू तो कितना होगा -π/2, लेकिन लोग -π/2 बोलेंगे भी लिखेंगे, लेकिन जब हम प्लॉट करेंगे तो नी पॉइंट होता है, वहाँ बाउंड्री आता है, जब पोलर प्लॉट करेंगे ये 90 डिग्री है जी, तो 10 इनवर्स 90 इस बाउंड्री से इधर होगा या इधर होगा, ये डिसीजन वहाँ लेना होता है कि 90 से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम। तो आप समझ पा रहे हैं जब 10 इनवर्स x से ग्राफ प्लॉट करेंगे, x इंफिनिटी अप्रोच करेगा तो उसका वैल्यू 90 नहीं होगा, 90 से थोड़ा छोटा होगा, तो थोड़ा छोटा होगा इस बाउंड्री से हम किधर रहेंगे, इधर ही रहेंगे, -90 जब हम करेंगे कि -90 एंगल है तो मेरा जो पॉइंट होगा इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगा, इस बाउंड्री के भी नहीं होगा, बाउंड्री से पहले होगा। इसका इंपॉर्टेंस आप समझेंगे पोलर प्लॉट में जाकर समझेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 10 इनवर्स x का ग्राफ। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, ये जो कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में आता है, उसको कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे कैसे किया जाए। तो मान लेते हैं अब हम आते हैं अपना कोर्स, जो कंट्रोल सिस्टम का कोर्स है, तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे क्या लिखा है ट्रांसफर फंक्शन, और ट्रांसफर फंक्शन को मान लो 1 बाय, मान लेते हैं कोई मेरा ट्रांसफर फंक्शन है GS इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस S T, इसका पोल निकालेंगे तो पोल का वैल्यू हो जाएगा -1 बाय T हो जाएगा। इसका स्टेप्स क्या है, स्टेप्स आप ध्यान से समझिएगा और जरा डिटेल समझ जाना है इसमें। स्टेप 1 में क्या करना है, इसमें भी करना क्या होता है इसको समझा दें, क्या अप्रोच करना है, क्यों ऐसा प्रोसेस है। पोलर प्लॉट इसका जब हम करेंगे तो पोलर प्लॉट में हमको बताना होता है कि जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड को m बोलेंगे, तो मॉड ऑफ GS निकालेंगे, फिर एंगल ऑफ GS निकालेंगे, ये दोनों को प्लॉट कर देंगे। और अब बताइए कि फ्रीक्वेंसी के फ्रीक्वेंसी डोमेन में s डोमेन में है तो s इक्वल टू j का पुट होगा, तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी 0 से इनफिनिटी की तरफ बढ़ाएंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा, बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा। इसका जो एंगल आता है वो एंगल कैसे चेंज होगा, कितना का लीड और लैग देगा, तो इसमें ये पोल, क्योंकि इसमें पोल है तो एंगल लैग होगा इसमें, तो कितना का लैग एंगल देगा, हमको 90 डिग्री का एंगल चाहिए तो क्या 90 डिग्री का लैगिंग एंगल दे सकता है, हमें 180 का एंगल लैगिंग एंगल चाहिए, तो क्या ये 180 का लैगिंग एंगल दे सकता है कि नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। यहाँ पे मैक्सिमम इसको -90 का लैगिंग एंगल आपको दे सकता है, इसका कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो हम मान लेते हैं कि 45 -45 लैगिंग करवाना है इस सिस्टम से, तो इस टी में हमको क्या चेंजेस करना पड़ेगा, तो हमको कंप्लीट प्लॉट चाहिए इसका भी। तो इसका जब हम प्लॉट करते हैं तो ऐसा आता है, जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 0 होता है, यहाँ फ्रीक्वेंसी इनफिनिटी हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी जब 0 से इनफिनिटी होता है तो ये इस टाइप से चेंज करता है इसका मैग्नीट्यूड। पहले मैग्नीट्यूड रहेगा हाईएस्ट 1 रहेगा, फिर धीरे धीरे जैसे इनफिनिटी को अप्रोच करेंगे इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है 0 हो जाता है। मींस ये हाई पास फिल्टर नहीं है, ये लो पास फिल्टर जैसा है। लो फ्रीक्वेंसी पे इसका मैग्नीट्यूड हाई मिलेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एटेन्यूएट करते जाएगा, डीके होते जाएगा, है ना। तो इसमें ओमेगा क्या एक्सिस में नहीं है, ओमेगा हम चेंज करते हैं हमें, तो हमें इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेके जाना होता है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए और एंगल चाहिए। मैग्नीट्यूड एंगल कैसे मिलेगा, तो स्टेप 1 इसमें क्या करना है, स्टेप 1 पुट s इक्वल टू 0 फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में करना है, एक्टिवेशन में हम एनालिसिस नहीं करना है, इसलिए s इक्वल टू 0 ओमेगा कंट्रोल सिस्टम में इसको बोलते हैं साइनसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन। पूरे कंट्रोल सिस्टम में ये सिग्मा प्लस j ओमेगा नहीं होगा, सिग्मा प्लस j ओमेगा नहीं, सिग्मा पार्ट को 0 कर देना है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जस्ट हमको फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करना है, इसका एटेन्यूएशन पार्ट का एनालिसिस नहीं करना है। दैट्स व्हाई वी पुट हियर s इक्वल टू j ओमेगा, राइट। तो स्टेप 1 s इक्वल टू j ओमेगा। अब जो आपका g है gs s इक्वल टू j ओमेगा पे इसका नाम ऐसे हो जाएगा g ओमेगा। अब g ओमेगा बन गया कैसा कि 1/1 प्लस j ओमेगा t हो गया t।
अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा दिखा, लेकिन जो हम आपको बेसिक बता रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे x1 + j ओमेगा y1 था इस फॉर्मूला, कोई बात नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं, रैशनलाइज करके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल सकते हैं। तो जब आप रैशनलाइजेशन प्रोसेस चलेगा तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ आप कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रांसफर फंक्शन रहता है उसका कैसे बड़ा आता है ओमेगा s3 + 4 है ना, यहाँ भी रहेगा मान लेते ओमेगा +2 इस टाइप ओमेगा नहीं, अगर आपको s रहेगा तो जब रिप्लेस करेंगे s में ओमेगा में इस टाइप। अब इसको रैशनलाइजेशन करना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है। हर का इक्विवेलेंट आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, और एक बहुत बड़ा फंक्शन हो जाएगा है ना, तो टेडियस मेथड हो जाएगा, लेंथी मेथड हो जाएगा, तो टैकल करना आपका बहुत मुश्किल होने लगेगा। तो सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, इसको पोलर फॉर्म में लेके आएंगे। पोलर फॉर्म इससे बहुत इजी होता है, रैशनलाइजेशन प्रोसेस हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। इसका क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड जब m निकालेंगे क्या करेंगे, इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड ऑफ न्यूमरेटर का मॉड निकालेंगे और मॉड ऑफ डिनोमिनेटर का निकाल दीजिए मॉड। इसका मॉड 1 का मॉड मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, और इसका कितना जाएगा आपको पता है, बेसिक में बताया था, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मानते हैं वाला नंबर है, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा t का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे आगे, यहाँ के बाद मैं यहाँ का डिलीट कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा जी, n इक्वल टू 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर। दिस इज आवर मैग्नीट्यूड। अब जब एंगल निकालेंगे थीटा, नेक्स्ट पार्ट आता है इसका सेकंड पार्ट क्या रहेगा, सेकंड पार्ट हम लोग एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, तो देखिए थीटा निकालेंगे, नहीं आपका इक्वेशन ए है, तो फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए से हम चलेंगे, तो बताइए थीटा जो निकलेगा तो एंगल ऑफ न्यूमरेटर पार्ट एंड एंगल ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, तो इसमें इसका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो ये रियल है 1 है, तो पता है आपको रियल एक्सिस में दिखाएंगे 1 का कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे दिखाएंगे ओरिजिन है 1, हम बोलेंगे नहीं इसको ये तो कार्टेशियन हो गया, इसको पोलर में बता, तो बोलिएगा सर इसका तो एंगल कितना हो गया, रिलेशन 0, एंगल हो गया 0, मैग्नीट्यूड यहीं से मेजरमेंट करेंगे एक ही है, तो 1 0 डिग्री 8 थीटा के कॉस इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, 1 इज मैग्नीट्यूड 0 डिग्री इज एंगल, तो जस्ट हम एंगल बोलेंगे तो न्यूमरेटर का एंगल कितना है जी 0 डिग्री, माइनस डिनोमिनेटर का जो भी एंगल रहेगा उसको माइनस कर देंगे, डिनोमिनेटर कितना बनेगा जी, अब इसका एंगल आपको निकालने आता है, कैसे निकलता है, tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y1/x1, जो कि बेसिक में बताया गया था इसका मॉड्यूलस, तो समझ पा रहे हैं, ये माइनस हो जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स y1 कितना है इसमें, y1 इज ओमेगा t एंड x1 कितना है, x1 इज यहाँ पर 1, ये x1 इज 1, सो ये माइनस हो जाएगा नेगेटिव tan इनवर्स ओमेगा t, तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर थीटा, इस थीटा का एक्सप्रेशन हो गया एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड, इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2। अब टोटल जो प्लॉट होगा वो इक्वेशन 1 और 2 से होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि जो r हुआ प्रीवियस क्वेश्चन में जो r था, जैसे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल बता रहे थे, वहां पे जो r का वैल्यू हुआ करता था तो कितना है, मान लेते 2 + j3, यहाँ पे क्या है r जब निकालेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज कांस्टेंट, तो r का जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, r जिसको हम r बोल रहे हैं, m इज 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर, नो डाउट दिस t इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम का टाइम कांस्टेंट, या ट्रांजिएंट रिस्पांस, टाइम रिस्पांस कंट्रोल शुरू पढ़े होंगे तो वहां भी ये है, इसको टाइम कांस्टेंट बोला जाता है। बट दिस ओमेगा, ये ओमेगा क्या है, वेरिएबल है, ये वेरिएबल ऑफ ओमेगा, और इसका रेंज कहां से होगा, 0 to infinity, 0 से infinity तक। आप समझ पा रहे हैं कि जैसे जैसे ओमेगा चेंज होगा वैसे वैसे r का वैल्यू चेंज हो रहा है। बट जो आपको बेसिक बताया गया था कॉम्प्लेक्स वैल्यू हम लोग पढ़े, वहां पे क्या है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, और बोथ आर फिक्स्ड, तो फिक्स्ड है तो ओनली 1 एम्पलीट्यूड बच जाएगा r, ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं चलेगा। बट इन दिस केस इन पोलर प्लॉट मैग्नीट्यूड बिकम द फंक्शन ऑफ
जो पोलर प्लॉट करते हैं वहां पे क्या है मैग्नीट्यूड फंक्शन ऑफ किसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एंगल इज आल्सो फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हो गया दिक्कत हो गया। वहां पे जब हम पोलर प्लॉट करते थे तो एक पॉइंट आता था, जब इस केस में जब इसका पोलर प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट नहीं आएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स आएगा एंड दैट पॉइंट्स किस पे डिपेंड करेगा डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। मान लो ओमेगा का 0 पे ये पॉइंट आएगा, फिर ओमेगा का वैल्यू कर दीजिएगा 1 है ना, कुछ दूसरा पॉइंट मिलेगा, फिर ओमेगा वैल्यू चेंज करना, फिर तीसरा पॉइंट, इसी तरह से जब ओमेगा इनफिनिटी हो जाएगा फिर कुछ चौथा पॉइंट मिलेगा, सबको मिला देंगे तो एक लोकस मिलेगा, लोकस मींस पाथ, एक लोकस मिलेगा, दैट लोकस इज कॉल्ड पोलर प्लॉट है ना। एक पॉइंट नहीं मिलने वाला, यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेगा जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 0 से इनफिनिटी के रेंज में रहेगा। अब ध्यान देना है ये रियल पार्ट है एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, प्लॉट तो वही कर रहे हैं रियल पार्ट में इमेजिनरी पार्ट का, तो ओमेगा कहीं एक्सिस पे नहीं दिखेगा आपको, ओमेगा कहीं भी एक्सिस पे नहीं दिखेगा, ओमेगा कहां दिखेगा जी इस ग्राफ पे दिखेगा। अब देखो इसको इजी है, ध्यान देना कि दोनों ही फंक्शन हो गया, मतलब यहाँ पे लोकस आना एक पॉइंट नहीं आएगा, इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए हमें प्लॉट करना है मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है तो क्या करना है इसका इक्वेशन लिख लेना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। ध्यान दीजिए मान लेते हैं 0 से फ्रीक्वेंसी को कहाँ रखना है, फ्रीक्वेंसी में पता है ओमेगा वैल्यू करेगा 0 से लेकर के 0 टू इनफिनिटी तक, ओमेगा इसी रेंज में वैल्यू करेगा है ना 0 टू इनफिनिटी। हम मान लेते हैं एट ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, कैलकुलेशन में 0 ही हम करेंगे लेकिन इसको बोल रहे हैं 0 प्लस, तो 0 प्लस फ्रीक्वेंसी कितना करते हैं मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसको आर बोलते हैं 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा 0 स्क्वायर टी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 बाय √1, तो मैग्नीट्यूड 1। दूसरा फ्रीक्वेंसी में दोस्तों अगला फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए एट ओमेगा इक्वल टू अब मान लेते हैं 1 बाय टी, क्यों क्योंकि जब इसका ओमेगा का 1 बाय टी रखेंगे दोनों कट जाएगा आपस में, अदरवाइज कैलकुलेशन हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे टी क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू 1 रखिएगा मान लेते हैं तो कैसे आ जाएगा वैल्यू 1 बाय 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू 1 टी, अब टी का वैल्यू हमें पता है नहीं 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको प्लॉट नहीं कर पाएंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इसलिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन इसको क्वार्टर फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, बॉर्डर कट में पढ़ेंगे तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी रखते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू 1 बाय टी पे जो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम का वैल्यू वो कितना आएगा 1 बाय 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा का 1 बाय टी, तो 1 बाय टी का स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस दिस इज 1 बाय √2, ये मैग्नीट्यूड हो गया कितना जी इस फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया कितना 1 बाय √2। एक और फ्रीक्वेंसी लेंगे, कौन सा फ्रीक्वेंसी हम इनफिनिटी पे जाते हैं 3 पॉइंट पे लेते हैं, इसके बाद हम 2 ही पॉइंट से काम चला रहे हैं, अभी तो आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए हम कर रहे हैं। नाउ एट फ्रीक्वेंसी टेंड्स टू इनफिनिटी में इक्वल टू क्या रहता है, दैट्स व्हाई आई राइट ओमेगा टेंड्स टू इनफिनिटी, सो व्हेन ओमेगा टेंड्स टू इनफिनिटी टेल मी द वैल्यू व्हेनेवर ओमेगा तो 1 प्लस ओमेगा टी स्क्वायर का वैल्यू है, और ये क्या है इनफिनिटी टेंस कर रहा है, इसका स्क्वायर करेंगे और बड़ा वैल्यू मिलेगा, ये इनफिनिटी हो जाएगा एंड समथिंग बाय इनफिनिटी का वैल्यू कितना 0 होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एट फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड कितना देंगे 0, मतलब 3 पॉइंट में मिला ओमेगा इक्वल टू, तो सेट जो पॉइंट हुआ 0 पे हुआ, तो फ्रीक्वेंसी 0 पे मैग्नीट्यूड कितना में मिलेगा आफ्टर कैलकुलेशन m का वैल्यू हो गया 1 बाय √2, फ्रीक्वेंसी 1 बाय 2 है तो m का नहीं यहाँ पे 1 हो गया, m का वैल्यू 1 हो गया 1 बाय t पे 1 बाय √2 और इनफिनिटी पे 0। अब एंगल निकालेंगे, आपका टाइम हो गया क्या सर? अरे आप मुश्किल जाता है